उसने फिर से उसी रात का ड्रीम देखा। वह याद इतनी साफ थी जैसे कल की ही बात हो। उसने अनगिनत बार इस आदमी का सपना देखा था, जिस तरह उसके गर्म हाथों ने उसके हाथों को थाम लिया था। कैसे उसकी खूबसूरत आंखों में ऐसे सीक्रेट्स थे जिन्हें वह कभी समझ नहीं पाई। सुबह की रोशनी के साथ सपना धुंधला हो गया, लेकिन उस पल की गूंज से उसका दिल अभी भी तेज धड़क रहा था। मम्मी, आपको देर हो जाएगी, उसके बेटे की ज़रूरी आवाज़ आई। उसके छोटे हाथ उसका ब्लैंकेट खींच रहे थे। उसकी आवाज़ मजबूत थी, जिसमें उसकी उम्र से कहीं ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास था। बैठते हुए उसने अपनी आंखें मली और अपने बेटे को देखा। अपनी क्लाइंट मीटिंग को याद करते हुए वह तेज़ी से बाथरूम की ओर भागी। बाद में जब वे नाश्ते के लिए बैठे तो उसके बेटे ने उसे एक क्रिटिकल आई से देखा। उसका कसकर बंधा हुआ जूरा, काले फ्रेम वाला चश्मा और ढीले ढाले कपड़ों ने उसे एक ओल्ड फैशन महिला बना दिया था। लाउजी, वह बुदबुदाया, एक शब्द में उसके अपीयरेंस का सारांश देते हुए। नहीं, माँ अपने बेटे की नज़रों में लाउजी है, उसने एक चंचल मुस्कान के साथ जवाब दिया। लेकिन आप चश्मा क्यों पहन रही हैं? आपकी नज़र तो कमज़ोर भी नहीं है, और अगर आप तैयार नहीं होंगी तो आपको बॉयफ्रेंड कैसे मिलेगा? उसने शिकायत की। अच्छा, वह हंसते हुए बोली, अगर मुझे कोई नहीं मिला तो तुम मेरा ख्याल रख सकते हो, है ना? इस विचार पर उसका चेहरा पीला पड़ गया। हालांकि वह ऐसी जिम्मेदारी के लिए बहुत छोटा था। वह हिचकिचाते हुए मान गया। ठीक है, मैं आपका ख्याल रखूंगा, लेकिन मुझे कल की छुट्टी लेने दो। बस कोई बहाना बना देना, जैसे कि दादाजी मर गए। क्या हमने पिछली बार यही बहाना नहीं बनाया था? उसने एक भौं उठाते हुए पूछा। तो उन्हें बता देना कि मेरे पिता की तरफ के दादाजी मर गए, उसने गंभीरता से जवाब दिया। और तुम छुट्टी क्यों लेना चाहते हो? उसने सवाल किया। कुछ नहीं, वह इवेंट बस बहुत बोरिंग है, उसने लापरवाही से जवाब दिया। उसने उसे चिंता से देखा। वह असली वजह जानती थी। वह नहीं चाहता था कि कोई इस बात पर ध्यान दे कि उसका पिता नहीं है। महज 5 साल की उम्र में वह इतना इंडिपेंडेंट था, बिल्कुल उस आदमी की तरह। बाद में वह डायनेस्टी होटल पहुंची जहां वह काम करती थी, और देखा कि वहां कितनी भीड़ थी। मॉडल नाना के आने की उम्मीद थी और जगह हलचल से भरी थी। डायरेक्टर गण, हम क्या करें? स्थिति हाथ से बाहर होती जा रही है, किसी ने उसे आवाज दी। पार्किंग लॉट का इमरजेंसी एग्जिट खोलो और उन्हें वहां से अंदर लाओ, उसने आदेश दिया। जैसे ही वे स्थिति को संभालने के लिए काम कर रहे थे, एक और आदमी पास आया। डायरेक्टर, गाड़ियां आ रही हैं। यह बहुत जल्दी है, उसने सोचा, भौहें सिकोड़ते हुए। शेड्यूल से लगभग 1 घंटा पहले। जब गाड़ी पास आई तो बॉडीगार्ड्स ने उसे घेरे में ले लिया। उसने झुककर अभिवादन किया। मिस नाना, हमारे होटल में आपका स्वागत है। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, कार का दरवाज़ा खुला और एक लंबा सुंदर आदमी बाहर निकला, जो बिजनेस सूट में बेहद आकर्षक लग रहा था। सदमे में उसकी आंखें फटी रह गईं और वह सुन्न हो गई। 6 साल बाद भी वह उस चेहरे को कभी नहीं भूल सकती थी। यह वही था, उसके बच्चे का पिता। वह उसके सामने खड़ा हुआ और पूछा, एंड यू आर? और आप कौन हैं? उसने खुद को शांत करने की कोशिश की, मन ही मन प्रार्थना करते हुए, कृपया मुझे मत पहचानना। आदमी ने उसे एक पल के लिए घूरा और फिर पूछा, क्या आप मैनेजर लो हैं? राहत महसूस करते हुए उसने जल्दी से अपना संयम वापस पाया और एक विनम्र मुस्कान के साथ जवाब दिया, होटल डायनेस्टी में आपका स्वागत है। मैं गुआन हूँ, हाउसकीपिंग विभाग की डायरेक्टर। कृपया इस तरफ आएं। उसने उसे एक नज़र देखा, फिर आगे बढ़ गया। जैसे ही वह निकला, उसकी जानी पहचानी खुशबू हवा में रह गई, जिससे उसका दिल बुरी तरह धड़कने लगा। उसकी खुशबू अभी भी वैसी ही है, उसने सोचा। उसने मैनेजर लू के बारे में पूछा था, तो वह ज़रूर उसकी क्लाइंट होगी।
लेकिन वह कहाँ है? जैसे ही उसने उसे जाते हुए देखा, 2 कर्मचारी उसका स्वागत करने के लिए आए। उनमें से एक ने उसके बगल वाली महिला का परिचय मैनेजर लू के रूप में कराया, जो उसके प्रवास के दौरान उसकी सेवा के लिए जिम्मेदार थी। मैनेजर लू ने उसके आने पर वहां न होने के लिए माफ़ी मांगी और होटल की सुविधाओं के बारे में बोलना शुरू कर दिया। लेकिन वह आदमी उसकी बातों को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए आगे बढ़ गया। अगर आपको कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बताएं, मैनेजर लू ने उसके पीछे भागते हुए कहा। इस बीच गन युआन जाने के लिए तैयार थी, इस डिमांडिंग क्लाइंट को मैनेजर लू को सौंपने के लिए। लेकिन जैसे ही वह मुड़ी, उस आदमी ने उसकी दिशा में देखा और आदेश दिया, मुझे अपनी सेवा के लिए इसकी ज़रूरत है। वह दंग रह गई और उसकी ओर देखा। क्या? वह बुदबुदाई, अनिश्चित कि उसने सही सुना या नहीं। मिस लू ने उसे भ्रम और तिरस्कार के मिले जुले भाव से देखा। दूसरे मैनेजर ने बीच में आकर कहा, कोई बात नहीं, यहाँ हर व्यक्ति बेहतरीन सेवा देने में सक्षम है। फिर गन युआ को आवाज़ दी। उसने एक अजीब मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ, अब से आप इस होटल में मिस्टर हैंग फू के हर काम की इंचार्ज हैं। उसने आदेश दिया। उसने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ज़रूर। फिर उस आदमी पर एक नज़र डाली। क्या उसने मुझे पहचान लिया? क्या इसीलिए वह चाहता है कि मैं उसकी सेवा करूं? उसने शक के साथ सोचा। वह आदमी भी उसे ही देख रहा था, और जब उसने गौर किया तो उसने तुरंत अपनी नज़रें हटा ली। मिस लू की ओर मुड़ते हुए उसने कहा, ठीक है मैनेजर लू, इस मामले में अब आप मिस नाना के स्वागत के लिए जिम्मेदार होंगी। उसने रूम कार्ड उन्हें थमाया और विनम्रता से कहा, आपकी कोशिशों के लिए धन्यवाद। फिर अतिथि को संबोधित करते हुए कहा, इस तरफ मिस्टर हैंग फू, और उन्हें ले गई। जब वे एलिवेटर में खड़े थे तो हवा में एक असहज सन्नाटा था। वह सोचने से खुद को रोक नहीं पाई। हालांकि 6 साल बीत चुके हैं, वह अभी भी वैसा ही दिखता है, हमेशा की तरह सुंदर। लेकिन ऐसा लगता है कि उसने मुझे नहीं पहचाना। मैं उसे दोष कैसे दे सकती हूँ? वह सिर्फ एक नाइट स्टैंड था। वह मुझे याद क्यों रखेगा? जब वे अपनी मंजिल पर पहुंचे तो वह बाहर निकल गया। उसके पीछे खड़े होकर उसने कहा, मिस्टर हैंग फू, अगर आपको और कुछ नहीं चाहिए तो। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, वह मुड़ा और बोला, हाँ, मुझे चाहिए। वह रुका और अपना सन ग्लासेस उतारा। उसने अपनी विनम्र मुस्कान बनाए रखी और पूछा, जी बताइए। मुझे ज़रूरत है कि आप मेरे लिए किसी भी समय उपलब्ध रहें, उसने आदेश दिया। उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ठीक है, कोई बात नहीं, उसने जवाब दिया और उसे एक बिजनेस कार्ड दिया। आप इस पर मुझसे किसी भी समय संपर्क कर सकते हैं, उसने जोड़ा। जैसे ही वह वहां से निकली, वह लिफ्ट की ओर भागी और एक ठंडी आह भरी। उसने सोचा, भगवान का शुक्र है, आखिरकार उसने सच में मुझे नहीं पहचाना। उसने उसके लिए और सिक्योरिटी का आदेश दिया। जितना मुझे याद है, वह कोई सामान्य आदमी नहीं है। वैन फूज राष्ट्र का राजकुमार है। अ रियल बिग विग, एक बहुत बड़ी हस्ती, उसने मन ही मन सोचा। अपनी ही यादों में खोई हुई थी कि अचानक उसका फ़ोन बजा। उसने समय देखा और महसूस किया कि क्लास खत्म होने का समय हो गया है। जल्दी से वह अपने बेटे को लेने के लिए बाहर निकली। स्कूल में छोटा लड़का और उसकी टीचर बाहर खड़े थे। टीचर के गंभीर चेहरे को देखकर युवा को लगा कि क्या टैंग ने कुछ गलत किया है। मैंने सुना है कि उसके दादाजी का देहांत हो गया है। मुझे वाकई बहुत दुख है, टीचर ने कहा। ओह सही, मैं उसके बारे में भूल गई थी। युवा ने जल्दी से सोचा और जवाब दिया, हमें ऐसी दुखद घटना की उम्मीद नहीं थी, लेकिन धन्यवाद। बाद में जब वे कार में बैठे थे, युवा ने सवाल किया, तो अगली बार क्या तुम यह कहने जा रहे हो कि तुम्हारे पिता मर गए?
लेकिन क्या वह पहले से ही मर नहीं चुके हैं? टैन ने गंभीर जवाब दिया। ओह सही, युआ ने कहा। उसे याद आया कि उसने अपने बेटे से झूठ बोला था कि उसके पिता मर चुके हैं, ताकि फालतू के सवालों से बचा जा सके। माँ, आज स्कूल में एक मॉडल कंपनी आई थी और उन्होंने कहा कि मैं उनके चाइल्ड मॉडल बनने के लिए सही हूँ। टैंग ने उत्साह से कहा। तो मेरा हैंडसम बेटा अब मेरे साथ बोझ बांटने जा रहा है, युआ ने मजाक में कहा। हाँ, मैंने उन्हें हाँ कह दिया है, उसने गर्व से घोषणा की। मैं तो बस मजाक कर रही थी। तुम्हें यह करने की जरूरत नहीं है और तुम्हें कैमरे का सामना करना पसंद नहीं है, याद है? उसने उसे याद दिलाया। लेकिन अगर मैं चुना गया तो वे मुझे बहुत पैसे देंगे और उन पैसों से हम घर खरीद सकते हैं। फिर हमें बार बार घर नहीं बदलना पड़ेगा, टैन ने अपनी मासूमियत के साथ कहा। तुम्हें उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कोई रास्ता निकाल लूँगी, युआन ने उसे आश्वासन दिया। लेकिन मैं कल ऑडिशन के लिए जा रहा हूँ, उसने मुस्कान के साथ कहा। ठीक है, मुझे बताओ तुम क्या खाना चाहते हो, मैं तुम्हें ले जाऊँगी, उसने विषय बदलते हुए पूछा। मुझे आपके होटल में स्टेक खाना है, टैंग ने जवाब दिया। हम वहाँ नहीं जा सकते, वह आदमी अभी भी वहीं है, युआन ने सोचा। क्यों ना हम पास के एक इटालियन रेस्टोरेंट में चले, उसने उसका मन बदलने की उम्मीद में सुझाव दिया। आप मुझे अपने होटल क्यों नहीं ले जाना चाहती, उसने अपनी मासूम आंखों से पूछा। नहीं नहीं, चलो होटल चलते हैं, उसने हार मानते हुए कहा और सोचा, ये लड़का कभी कभी बेवकूफ़ बनने के लिए बहुत स्मार्ट होता है। वैसे भी होटल इतना बड़ा है, हम शायद ही उससे टकराएंगे। होटल में जब टैंग अपने हाथ धो रहा था, एक शराबी आदमी बाथरूम में लड़खड़ाते हुए आया। उससे बचने की कोशिश में टैंग एक तरफ हटा, लेकिन गलती से लड़खड़ा गया और गिरने ही वाला था। इससे पहले कि वह ज़मीन से टकराता, किसी ने उसे पकड़ लिया और शराबी आदमी को एक तरफ धकेल दिया। क्या तुम ठीक हो, उस आदमी ने पूछा। हाँ, धन्यवाद अंकल, टैंग ने उसकी ओर ऊपर देखते हुए जवाब दिया। आदमी ने लड़के की खूबसूरत आंखें देखीं। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ, बाय अंकल, टैंग ने हाथ हिलाते हुए कहा। आदमी ने उसे जाते हुए देखा, यह सोचते हुए कि बच्चा दिखने में अच्छा और स्मार्ट है, मॉडल बनने के लिए एकदम सही है। उसकी आंखें वे मेरी जैसी ही हैं। उसे कुछ अजीब लगा और उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन लड़का पहले ही जा चुका था। एक और आदमी उसके पास आया। मिस्टर हैंगफू, मेहमान यहाँ हैं। ठीक है, मैं आता हूँ, वाम फूज ने जवाब दिया। दूसरी तरफ युआन और टैंग होटल के हेड शेफ और युआन के अच्छे दोस्त चियाओ के साथ रेस्टोरेंट में बैठे थे। चियाओ ने युआन को चखने के लिए एक नई डिश दी। मैं इसे चखूंगी, लेकिन मैं इसके पैसे दूंगी, और अगर तुम हमें फ्री डिश खिलाते रहे तो अगली बार हम यहाँ नहीं आएंगे, युआन ने मुस्कान के साथ चेतावनी दी। चियाओ मान गया और वापस किचन में चला गया। यह सब देख रहे टोंग ने अचानक कहा, माँ, अगर आप अंकल चियाओ को डेट करना चाहती हैं तो मैं आपको नहीं रोकूंगा। तुम्हारा क्या मतलब है, युआन ने अजीब महसूस करते हुए पूछा। उनकी हाइट, लुक्स और पर्सनालिटी, वह परफेक्ट हैं और वह खाना भी बनाते हैं, तो अगर आप उन्हें डेट करेंगी तो हमें टेक आउट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, टैंग ने उत्साह से कहा। बेटे, तुम मेरे लिए बॉयफ्रेंड ढूंढना चाहते हो या अपने लिए एक रसोइया, युआन ने उसे छेड़ा। फिर थोड़े गंभीर लहजे में उसने पूछा, क्या तुम चाहते हो कि अंकल चियाओ तुम्हारे पिता बने? टैन ने एक पल के लिए सोचा, जैसे यह विचार उसके दिमाग में कभी आया ही न हो। फिर अपनी उंगलियों से क्रॉस का इशारा करते हुए उसने जवाब दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर बेतुके सुझाव मत दो, युआन ने हंसते हुए कहा। और जब मैं अपना काम खत्म कर लूँ तब हम स्विमिंग के लिए चलेंगे, ठीक है, उसने आगे कहा। स्विमिंग पूल पर पहुंचकर युआन ने टैंग को तैरने दिया और खुद जिम चली गई। उसने टैंग को एक जान पहचाने भरोसेमंद आदमी की देखरेख में छोड़ दिया। टैंग ने अपना स्विमिंग गॉगल्स पहना और पूल में कूद गया। 20 मिनट बाद जब युआन वर्कआउट कर रही थी, कोई चिल्लाया, डायरेक्टर युआन, कृपया यहाँ आइए।
मैनेजर लू और टैंग के बीच झगड़ा हो रहा था। पूल के किनारे मैनेजर लू चिल्ला रही थी, यहाँ तुम्हारे अलावा सिर्फ मैं थी, तो यह मुमकिन कैसे है कि तुम नहीं हो? तुमने मुझे इसके लिए परेशान किया। टैंग ने अपने हाथ बांधकर कहा। मैनेजर लू का गुस्सा भड़क उठा और उसने उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन इससे पहले कि वह मार पाती, युआन ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम मेरे बेटे के साथ क्या कर रही हो? युआन ने ठंडे लहजे में पूछा। तुम्हारा बेटा चोर है, मैं बस उससे अपना सामान वापस मांग रही हूँ, मैनेजर लू ने आरोप लगाया। मेरा बेटा कभी चोरी नहीं करता। किसी को चोर कहने से पहले तुम्हें सबूत की ज़रूरत है। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? युआन ने सख्ती से पूछा। यहाँ सिर्फ मैं और ये थे। मेरे बैग से मेरा फ़ोन गायब है, इसके अलावा और कौन ले सकता है? मैनेजर लू ने टैंक की ओर इशारा करते हुए कहा। युआन ने दूसरे स्टाफ मेंबर को कैमरा फुटेज चेक करने का आदेश दिया, लेकिन उसने बताया कि उस समय कैमरे बंद थे। अकड़ दिखाते हुए मैनेजर लू बोली, ठीक है, मुझे मेरा फ़ोन वापस दे दो और मैं ऐसा व्यवहार करूंगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। चिढ़कर युआन ने पलटवार किया। क्या तुम बहरी हो? मेरे बेटे ने कह दिया कि उसने नहीं लिया। ठीक है, तो फिर पुलिस को बुलाते हैं, मैनेजर लू चिल्लाई। तभी किसी ने आवाज़ दी, मैनेजर लू, मैं आपको ही ढूंढ रही थी। एक स्टाफ मेंबर हाथ में फ़ोन लिए पास आई। ये आपका फ़ोन है ना? उसने पूछा। मैनेजर लू दंग रह गई। उसने फ़ोन लिया और पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि ये मेरा है? मैंने वॉलपेपर पहचान लिया था, स्टाफ मेंबर ने जवाब दिया। कितना बेवकूफ़ है, टैंग धीरे से बुदबुदाया। क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें तमीज़ नहीं सिखाई? मैनेजर लू चिल्लाई। युआन ने उसे एक लात मारी और एक छपाक की आवाज़ के साथ मैनेजर लू पूल में गिर गई। तो टोंग, तुम्हारे लिए आज का सबक ये है, हम दूसरों पर तब तक हमला नहीं करते जब तक हमें उकसाया न जाए, लेकिन अगर कोई हमें छेड़े तो टिट फॉर टैट जैसे को तैसा सही है, युआन ने अपने बेटे को सलाह दी। लेकिन माँ, अगर वह वापस आई क्योंकि आपने उसे परेशान किया है तो? टैंग ने पूछा। चिंता मत करो बेटा, तुम्हारी माँ बहुत स्ट्रांग है, उसने आत्मविश्वास से जवाब दिया। अगली सुबह युआन ऑफिस के बाहर खड़ी थी और उसे मैनेजर लू के ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ सुनाई दी। कमरे में दाखिल होते ही उसने देखा कि मैनेजर लू रोते हुए मैनेजर से शिकायत कर रही थी। मेरे हाथ पर ये निशान देखिए, ये सब इसलिए है क्योंकि उसने मुझे पूल में धकेला और मुझे बुली किया, मैनेजर लू ने आरोप लगाया। मैनेजर युआन की ओर मुड़ा। क्या तुमने ये किया? उसने पूछा। हाँ, युआन ने दृढ़ता से जवाब दिया। मैनेजर लू गुस्से में खड़ी हो गई, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, युआन का फ़ोन बज उठा। उस डिमांडिंग क्लाइंट का फ़ोन देखकर उसने उठाया। कॉल ख़त्म करने के बाद उसने मैनेजर से कहा, वह मुझे बुला रहे हैं, जाओ, हमारे क्लाइंट्स हमारी पहली प्राथमिकता है और वह एक की क्लाइंट है, मैनेजर ने कहा। जाने से पहले युआन मैनेजर लू की तरफ मुड़ी और कहा, अगली बार ध्यान रखना कि तुम अपनी हाई हील से लड़खड़ाकर न गिर जाओ। फिर वह चली गई। क्लाइंट के फ्लोर पर पहुंचकर युआन ने दरवाज़ा खोला और जम गई। वही सम्मोहक नीली आंखें जिन्होंने उसके दिल की धड़कनें बढ़ा दी थी, उसे ही देख रही थी। वह आदमी वहाँ खड़ा था। उसके तीखे फीचर्स उतने ही प्रभावशाली थे जितने उसे याद थे। खुद को संभालते हुए उसने विनम्रता से कहा, मिस्टर हंगफू, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ? हंगफू ने उसकी ओर एक नज़र डाली और अपने सेक्रेटरी को इशारा किया, जिसने उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स थमाए। हम होटल के रूफटॉप पर एक कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं। साथ ही मिस्टर हंगफू अपना प्रवास 10 दिनों के लिए और बढ़ाएंगे। क्या आप इसका इंतज़ाम कर सकती हैं? सेक्रेटरी ने कहा। क्या 10 दिन और? मजाक कर रहे हो क्या? उसने सोचा। एक मुस्कान थोपते हुए उसने जवाब दिया, मुझे खेद है, लेकिन रूफटॉप पहले से ही बुक है। मैं नुकसान की भरपाई कर दूंगा, कृपया उस गेस्ट से बात करें, वंगफू ने सख्ती से जवाब दिया।
ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी, उसने सोचा। यह कभी समझौता नहीं करता और बिल्कुल टैंग की तरह जिद्दी है। जैसे ही वह लिफ्ट की ओर बढ़ी, उसने जू को अपने अधीनस्थों के साथ आते देखा। वे एक साथ लिफ्ट में चढ़े। कौन सी मंजिल? उसने पूछा। पहली, उसने शांति से खड़े होकर लापरवाही से जवाब दिया। युआन ने सोचा, वह ज़्यादा समय तक क्यों रुक रहा है? क्या यह काम के लिए है या किसी और वजह से? जू ने भी उसे चुपचाप देखा और सोचा, यह महिला हमेशा एक छोटी लोमड़ी की तरह कुछ छुपाती हुई लगती है। और उसकी आंखें थोड़ी बड़ी हुईं, जैसे उसे कुछ एहसास हुआ हो। यह किसी ऐसी महिला से मिलती जुलती है जिसे मैं कभी जानता था। क्या तुम यहाँ काफ़ी समय से काम कर रही हो? उसने पूछा। लगभग 2 साल, उसने एक अजीब मुस्कान के साथ जवाब दिया। इससे पहले तुम कहाँ थी? उसने फिर पूछा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वह मेरी जांच कर रहा है? उसने सोचा। बस कुछ छोटे होटलों में, उसने संक्षेप में जवाब दिया। जैसे ही लिफ्ट रुकी और सामान के साथ और लोग अंदर आए, उनकी उंगलियां गलती से एक दूसरे से छू गईं। चौंक कर युआन ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। जू ने गौर किया, लेकिन कुछ नहीं कहा, बस उसकी रिएक्शन देखता रहा। क्या वह मुझे नापसंद करती है? उसने सोचा। जब लिफ्ट फिर से खुली, युआन दूसरों को धक्का देते हुए जल्दी से बाहर निकल गई। उसे जाते हुए देखकर जू वहीं खड़ा रहा, सोच में खोया हुआ। इस बीच युआन का चेहरा लाल हो गया। खुद से चिढ़ते हुए उसने सोचा, यह सिर्फ एक छोटा सा स्पर्श था, मुझे इसके बारे में शर्म क्यों महसूस हो रही है? ऑडिशन रूम में टैंग अपने फिटिंग वाले सूट में आत्मविश्वास से बैठा था। वह शूट के लिए अलग अलग पोज देते हुए बहुत शानदार लग रहा था। जू कमरे में दाखिल हुआ और बच्चे को देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। यह वही लड़का है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। क्या आपको यह पसंद आया? उसके बगल वाले आदमी ने पूछा। हाँ, जू ने टैंग की ओर देखते हुए जवाब दिया। उत्साह से भरकर उस आदमी ने आवाज़ दी, बच्चे के माता पिता को यहाँ बुलाओ। वे मेरे साथ नहीं आए हैं, टैंग ने लापरवाही से जवाब दिया। लड़के ने आगे कहा, मैं ही वह हूँ जो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट पर चर्चा करेगा। अगर आप मेरी शर्तों से सहमत होंगे तभी मैं साइन करूँगा। उसकी परिपक्वता और आत्मविश्वास ने सबको हैरान कर दिया। ऑफिस के अंदर जू और टैंग एक दूसरे के सामने बैठे थे। दोनों बिल्कुल एक जैसे पोज में थे, जैसे बच्चा उस आदमी की कार्बन कॉपी हो। तुम्हें क्या चाहिए? जू ने पूछा। मुझे 2 साल का एडवांस्ड पेमेंट चाहिए, टैंग ने दृढ़ता से जवाब दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। इतना छोटा बच्चा बिजनेस नेगोशिएटिंग में इतना अनुभवी कैसे है? कोई बुदबुदाया। क्या तुम्हें पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत है? जू ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। नहीं, मुझे एक घर खरीदना है। बार बार जगह बदलना बहुत परेशानी भरा है और मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ अब इसके बारे में और चिंता करे। टैंग ने मासूम आंखों से कहा। क्या वह एक सिंगल पेरेंट फैमिली से है? जू ने सोचा। और तुम्हें क्यों लगता है कि मैं मान जाऊंगा? उसने पूछा। टैन ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, क्योंकि पहली बात, मैं खुद को आपके शूट के लिए सबसे उपयुक्त पाता हूँ। दूसरी बात, आपको अलग अलग देशों में शूट के लिए किसी की ज़रूरत है और मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है। तीसरी बात, आप बॉस हैं और चूंकि आप व्यक्तिगत रूप से यहाँ मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस कर रहे हैं तो आप मुझ में दिलचस्पी रखते होंगे। जू के होठों के कोने थोड़े ऊपर उठे। वो लड़के के तर्क से प्रभावित था। एक पल बाद उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी शर्तों से सहमत हूँ, चलो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। टैंग खड़ा हुआ और अपना हाथ आगे बढ़ाया। आपके साथ काम करके अच्छा लगा, नाइस वर्किंग विथ यू, उसने कहा। जू ने हाथ मिलाया और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? गंतंग, लड़के ने जवाब दिया। लड़के के नाम का मतलब ने उसे उसकी याद दिला दी। आपका नाम क्या है? टैंग ने बदले में पूछा। खड़े होते हुए जू ने लड़के के बालों को सहलाया और जवाब दिया, मेरा नाम हुआंग फू है।
टैंग ने अपना सिर झुकाया और सोचा, पूर्णिमा की एक रात को छोड़कर हर दूसरी रात ये जू ही होता है ना? इसका मतलब अधूरा चांद, इनकम्प्लीट मून होता है, क्या ऐसा नहीं है? लड़के ने समझाया। जू हैरान रह गया। इतने छोटे बच्चे को मेरे नाम का मतलब कैसे पता? उसने सोचा। उनके बगल में खड़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप दोनों एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं। अगर मुझे पहले से पता नहीं होता तो मैं सोचता कि आप बाप बेटे हैं। जू और टैंग दोनों ने एक दूसरे को देखा, अपनी समानताओं को नोटिस करते हुए। तभी टैंग की घड़ी बजी और उसने कॉल उठाया। हेलो माँ, उसने कहा। तुम्हारा ऑडिशन कैसा चल रहा है? क्या अब हमें घर मिल सकता है? युआन ने दूसरी तरफ से मजाक में पूछा। क्या ये डायरेक्टर गान की आवाज़ है? क्या ये उसका बेटा है? जू ने सोचा। हाँ माँ, क्या आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए यहाँ आ सकती हैं? टैन ने पूछा। मुझे एक मुसीबत ने कुछ काम दिया है, क्या तुम इसके बजाय होटल आ सकते हो? उसने जवाब दिया। उसके शब्द सुनकर गुस्सा भड़क उठा। जू ने सोचा, क्या वो मुझे मुसीबत कह रही है? ठीक है, वही मिलते हैं, टैंग ने कॉल खत्म करते हुए कहा। उस आदमी की ओर मुड़ते हुए उसने पूछा, मिस्टर चेयरमैन, क्या हम उस होटल जा सकते हैं जहां मेरी माँ काम करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए? जू मान गया और अपने सहायक को इशारा किया कि टैंग को ले जाए। उनके जाने के बाद जू ने युआन को कॉल किया। युआन ने झुंझलाते हुए कॉल उठाया। मिस्टर हंगफू, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? डायरेक्टर गान, आपका एक बेटा है ना? जू ने सीधे पूछा। इस अचानक सवाल ने उसे चौंका दिया। कांपते हुए उसने पूछा, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? हम आमने सामने बात करेंगे, जू ने जवाब दिया और कॉल काट दिया। उसका दिल तेज धड़कने लगा। वो क्या बात करना चाहता है? क्या उसे पता चल गया? क्या वो जानता है कि टैंग उसका बेटा है? सवालों से घिरी वो सोच में डूबी थी कि तभी टैंग उसके पास आया। माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? उसने पूछा। कुछ नहीं, बस थोड़ा काम है, उसने अपनी चिंता छिपाते हुए जवाब दिया। उसने अपने बेटे को देखा। उसे डर था कि कहीं जू टैंग के लिए तो नहीं आया। उसे जाते हुए देखकर उसने दृढ़ता से सोचा, चाहे वो उसके लिए ही क्यों ना आया हो, मुझे परवाह नहीं। मैंने उसे जन्म दिया है और कोई भी, यहाँ तक कि हैंगफू भी उसे मुझसे नहीं छीन सकता। कमरे के अंदर जू ने युआन को फोटोशूट के दौरान ली गई सभी तस्वीरें दिखाईं। वह मुझे टैंग की तस्वीरें क्यों दिखा रहा है? क्या वो सच में उसे दूर ले जाने की सोच रहा है? उसने घबराहट में सोचा। कृपया बैठिए, जू ने कुर्सी की ओर इशारा करते हुए कहा। मैं आपको यह बताने के लिए यहाँ हूँ कि मैं टैंग को 3 दिनों के लिए यूरोप ले जा रहा हूँ, क्योंकि एक प्राचीन यूरोपीय सेटअप में फ़ोटोशूट करने की ज़रूरत है। नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ, वो चिल्लाई। उसे दूर ले जाने के विचार से उसका डर बढ़ गया। क्यों? उसने शांति से पूछा। टैंग वही रहेगा जहाँ मैं हूँ, उसने सख्ती से जवाब दिया। उसने उसकी बात मान ली। टैंग वाकई अकेला यात्रा करने के लिए बहुत छोटा था। ठीक है, तुम भी साथ आ सकती हो, उसने लापरवाही से कहा। हाँ, इस आदमी की हिम्मत देखो कि वो मुझे और मेरे बेटे को एक साथ ले जाना चाहता है, उसने गुस्से में सोचा। नहीं, मेरा बेटा कहीं नहीं जा रहा है और ना ही मैं, वो चिल्लाई। भौहें सिकोड़ते हुए उसने पूछा, डायरेक्टर गान, क्या आपको कॉन्ट्रैक्ट से कोई समस्या है? जैसे ही उसे सच्चाई का एहसास हुआ, उसका दिल बैठ गया। वह उस कंपनी का बॉस था जिसके साथ उसके बेटे ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। यह कैसे मुमकिन है? मैंने साइन करने से पहले कंपनी चेक की थी और वो एचके ग्रुप से जुड़ी नहीं थी, उसने अविश्वास में सोचा। जब वे बात कर रहे थे, बाथरूम से एक जोरदार धमाके की आवाज़ आई। वे दोनों आवाज़ की ओर मुड़े और पानी बाहर बहने लगा। युआन मुख्य वॉल्व बंद करने के लिए बाथरूम की ओर भागी। जैसे ही वो वॉल्व तक पहुंची, पानी के तेज बहाव ने उसे पीछे धकेल दिया, जिससे वो लड़खड़ाकर जू से टकरा गई। उसे डर था कि
कि अगर उसका चश्मा गिर गया तो वह उसे पहचान लेगा, इसलिए उसने जल्दी से उसे धक्का दे दिया। लेकिन जू पहले ही उसकी आंखों पर गौर कर चुका था। उसकी कलाई पकड़कर उसने उसे दीवार से सटा दिया। आप क्या कर रहे हैं मिस्टर वोंगफू? वो चिल्लाई। उसने उसकी आंखों में देखा। उसका चेहरा गंभीर था। कौन कौन हो तुम? उसने पूछा। करीब झुकते हुए उसने उसका चश्मा उतार दिया। उसने आंखें मिलाने से बचने के लिए अपना सिर घुमा लिया। तुम कौन हो? उसने दोहराया। उसकी ठुड्डी पकड़कर उसका चेहरा अपनी ओर घुमाया। तुम मुझे देखने से क्यों बच रही हो? उसने फिर पूछा। उसने खुद को छुड़ाने का संघर्ष किया। मिस्टर हुआंगफू, कृपया तमीज से पेश आएं। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मुझे किसी को बुलाना पड़ेगा। क्या तुम वही हो जिसने 6 साल पहले मेरे साथ रात बिताई थी? उसने सीधे पूछा, यह महसूस करते हुए कि वह उसकी पहचान के बारे में पूरी तरह निश्चित नहीं है। वो चिल्लाई, मिस्टर हैंगफू, आप क्या बात कर रहे हैं? आपने गलत इंसान को समझ लिया है। तो तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? उसने अभी भी उसके हाथ पकड़े हुए पूछा। क्योंकि मैं एक ऐसी इंसान हूं जो तब घबरा जाती है जब उसे किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दीवार से सटाया जाता है जिससे वो नफरत करती है। वह हताशा में चिल्लाई। उसकी आंखें गहरी हो गईं। वह मुझसे नफरत करती है? क्या मैं इतना बुरा हूं? उसने सोचा। उसने उसे ध्यान से देखा। उसने मना तो कर दिया था, लेकिन उसका व्यक्तित्व और बेरुखी कुछ और ही कह रहे थे। उसने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और खुद पुष्टि करने के लिए करीब झुका। अब और मत भागो, वो बुदबुदाया। उसकी आंखें फैल गईं क्योंकि उसे समझ आ गया कि क्या होने वाला है। उसने उसे पीछे धकेला और अपने हाथ से उसके होठों को ढक लिया। आप क्या कर रहे हैं? वो चिल्लाई और दरवाजे की ओर भागी। इससे पहले कि वह दूर जा पाती, उसने उसका कंधा पकड़ लिया, जिससे गलती से उसके कोट की आस्तीन खिंच गई। उसका चेहरा शर्मिंदगी और गुस्से से भर गया। अपने हाथ हटाओ, वो चिल्लाई। जो हुआ उसे महसूस करते हुए जू ने तुरंत अपना हाथ हटा लिया, लेकिन जल्दबाजी में उसका पैर फिसल गया और अगले ही पल वो उसके ऊपर गिर गया। वे दोनों फर्श पर गिर पड़े और उनके होठ एक आकस्मिक किस में मिल गए। युआन मदद के लिए चिल्लाई और 2 आदमी कमरे में दौड़ कर आए। दृश्य देखकर वे वहीं जम गए। अभी यहां से बाहर निकलो, जू चिल्लाया उसे ढकते हुए। दोनों ने एक दूसरे को देखा और तुरंत चले गए। युआन ने उसे धक्का देने की कोशिश की। अगर तुमने मुझे छूने की कोशिश की तो मैं तुम्हें काट लूंगी, उसने गुस्से में कहा। जू ने उसे छोड़ने से पहले एक पल के लिए देखा। मुझे खेद है, मैं गलत था, उसने कहा और चला गया। वह वहां उलझन में खड़ी रही। अभी क्या हुआ? वह इतनी अचानक क्यों चला गया? फिर उसे सच्चाई समझ आई। उसने अपनी पीठ की ओर देखा। ओह, समझ गई। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने अपनी पीठ से टैटू हटवा दिया है। अच्छा ही हुआ, उसने खुशी से सोचा। जल्द ही उसका सहायक नए कपड़े लेकर आया और मुआवजे के रूप में उसे कुछ पैसे दिए। उसका गुस्सा भड़क उठा। क्या मैं उसकी नज़रों में इतनी गरीब हूं? उसने पैसे लेने से मना कर दिया। बिना एक शब्द बोले उसने अपना कमरा मांगा और चली गई। जब युआन जू के कमरे में दाखिल हुई तो उसने उसे बिना शर्ट के देखा। शर्मिंदा होते हुए भी उसने हिम्मत जुटाई और उससे टैंक का कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने के लिए कहा, लेकिन उसने सख्ती से मना कर दिया। गुस्से में उसने उससे बहस की, लेकिन बात ना बनते देख वह अंततः चली गई। बाद में साफ कपड़े बदलने के बाद वह मैनेजर के ऑफिस गई, जहां उसे जू का सहायक मिला। सहायक ने माफ़ी के तौर पर उसे डिनर का प्रस्ताव दिया। सॉरी, मैं बिजी हूँ, युआन ने तुरंत मना कर दिया, लेकिन मैनेजर ने जोर दिया और उसके काम की जगह किसी और को लगाने का वादा किया। जैसे ही सहायक उसका सकारात्मक जवाब लेकर गया, मैनेजर ने युआन से जाने के लिए विनती की और उसे याद दिलाया
कि कैसे उसने उसके बुरे समय में उसकी मदद की थी। न चाहते हुए भी वह मान गई। घर पर जब युआन तैयार हो रही थी, उसे जू का निराश चेहरा याद आया जब उसे उसकी पीठ पर टैटू नहीं मिला था। क्या उसने वाकई मुझे याद रखा था? वो सोच में पड़ गई, लेकिन वो दृढ़ थी। चाहे वो कितना भी दुखी क्यों न दिखे, वह उसे अपना बेटा नहीं ले जाने देगी। इस बीच जू एक टैटू आर्टिस्ट से मिला और पूछा कि क्या हटाया गया टैटू पहले जैसा दिख सकता है। बड़ा अंतर तो नहीं होगा, लेकिन बारीक बदलाव दिखाई देते हैं। इसका बिल्कुल पहले जैसा दिखना असंभव है, कलाकार ने समझाया। जू ने समझकर सिर हिलाया। उसका सहायक आया और उसने गोरतांग के बारे में दस्तावेज और बाथरूम में मिला युआन का चश्मा उसे थमा दिया। चश्मे की जांच करते हुए जू ने गौर किया कि वे बिना नंबर के सादे फ्रेम थे। दस्तावेजों में टैंग का जन्मदिन देखकर जू ने समय का हिसाब लगाया और महसूस किया कि ये 6 साल पहले की उनकी मुलाकात से बिल्कुल मेल खाता है। संभावना देखकर उसकी आंखें फैल गईं। तुम्हें गलत नहीं था? अगर वो वही है तो? जू अचानक खड़ा हो गया। गाड़ी तैयार करो, मैं उन्हें लेने जा रहा हूं, उसने आदेश दिया। घर पर टैंग बाहर जाने के लिए तैयार खड़ा था और अपनी मां को बुला रहा था। युआन अपने आरामदायक लाउंज वेयर में आई, अभी भी चश्मा पहने हुए और बाल जूड़े में बंधे हुए। जब दरवाजे की घंटी बजी तो टैंग उसे खोलने के लिए भागा। जू दरवाजे पर बहुत शानदार तरीके से तैयार होकर खड़ा था। टैंग उसे अंदर ले गया और बोला, मैं आपको अपनी मां से मिलवाता हूं। जू ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, हम पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं, है ना गोन युआन? उसने उसे अपनी तेज नजरों से देखा। युआन ने रूखेपन से उसका परिचय कराया। ये हमारे होटल के क्लाइंट हैं, तुम इन्हें मिस्टर हंग फू बुला सकते हो। मैं अंकल कहलाना पसंद करूंगा, जू ने जवाब दिया। जल्द ही जू का सहायक कई तोहफे लेकर अंदर आया। हम इन्हें स्वीकार नहीं कर सकते, युआन ने सख्ती से कहा। खाली हाथ आना अभद्र है। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो तुम इन्हें फेंक सकती हो, जू ने जवाब दिया। तो फिर इन्हें फेंकने में मेरी मदद कीजिए, युआन ने उसी अंदाज में पलटवार किया। कमरे की हवा ठंडी हो गई। अंकल, इसे गंभीरता से मत लीजिए, माँ बस मजाक कर रही हैं, टैंग ने तनाव कम करने की कोशिश करते हुए कहा। तो क्या हम चलें? सहायक ने पूछा। लेकिन जू बैठ गया और बोला, कोई जल्दी नहीं है, रेस्टोरेंट के लिए फॉर्मल ड्रेस कोड ज़रूरी है। उसने युआन की ओर इशारा करते हुए देखा। ठीक है, फिर मेरा इंतज़ार करो, युआन ने अपने बेडरूम की ओर भागते हुए कहा। जब वो चली गई तो जू ने टैंग से पूछा, टैंग, तुम्हारे पिता कहाँ हैं? उनका देहांत हो गया, लड़की ने सीधे तौर पर जवाब दिया। युआन वापस आई, पूरी तरह काले कपड़ों में। मैं तैयार हूँ, चले? उसने घोषणा की। क्या यह किसी अंतिम संस्कार में जा रही है? जू ने सोचा। जैसे ही वो उसके पास से गुजरी, उसने गौर किया कि उसके बाल खुले थे, जिससे वो और कोमल लग रही थी। उसने उनके लिए एक अलग कार की मांग की, जिससे जू थोड़ा चिढ़ गया। रेस्टोरेंट में जू ने टैंग से पूछा, क्या तुम्हें यहाँ पसंद आया? टैंग ने उत्साह से बताया कि उसे कितना मज़ा आ रहा है। युआन हाथ में कांटा लिए उसकी ओर मुड़ी और बोली, बेटा, खाते समय बात मत करो, ये बुरी आदत है। ऐसा करते समय उसने गलती से जू के कपड़ों पर सॉस की कुछ बूंदें गिरा दी। मेरी गलती है, मैं मदद करती हूँ। उसने टिश्यू से दाग साफ करने की कोशिश की, लेकिन वो और फैल गया। जू खड़ा हुआ और साफ करने के लिए बाथरूम की ओर चल दिया। उसे एक नज़र देखते हुए उसने सोचा कि उसने ये सब जानबूझकर किया है। जब वो बाहर गया तो टैंग युआन की ओर मुड़ा। माँ, आपने ऐसा क्यों किया? आपने ये जानबूझकर किया है ना? उसने पूछा, जिससे वो चौंक गई। लेकिन उसके अगले सवाल ने उसे पानी पीते वक्त लगभग चौंका ही दिया। माँ, क्या वो आपको परस्यू कर रहे हैं? उसने गंभीरता से पूछा। छोटे बच्चे
तुम ये याद रखो कि वो हमारे गेस्ट हैं। उसने उसे डांटा। तो क्या हुआ? टैंग ने जिद में जवाब दिया। वैसे तुम उसके बारे में क्या सोचते हो? उसने गंभीरता से पूछा। वैसे अपने खराब गुस्से को छोड़कर वो काफी अच्छे हैं, टैन ने सोच समझकर कहा। चिढ़कर युआन ने पूछा, लेकिन वो बहुत घमंडी, नखरेबाज और अभिमानी है, उसमें अच्छा क्या है? जैसे ही वे बात कर रहे थे, जू वापस आ गया। मेरी परवाह मत करो, जारी रखो, उसने बैठते हुए कहा। अजीब महसूस करते हुए युआन ने कहा, खैर हमें अब चलना चाहिए। डिनर के लिए धन्यवाद मिस्टर हैंगफू। जब वे जा रहे थे, किसी ने युआन का नाम पुकारा। उन्होंने मुड़कर देखा कि चियाओ उनकी ओर हाथ हिला रहा था। टोंग मुस्कुराहट के साथ चियाओ की ओर भागा। अगर आप जा रहे हैं तो क्या हमें साथ चलना चाहिए? उसने पूछा। जू ये सब देखता रहा। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसने करीब आते हुए कहा। वे मेरे मेहमान हैं, इसलिए मैं उन्हें घर छोड़ दूंगा। उसने युआन और टैंग का हाथ पकड़ा और उन्हें बाहर ले गया। उनके पीछे एक महिला चिल्लाई, तुम उस औरत की वजह से जा रहे हो? चियाओ पीछे मुड़ा और सख्ती से बोला, मैं जब चाहूं जा सकता हूं। और हमारी सगाई का क्या? महिला ने जल्दबाजी में पूछा। तुम्हारे पास मेरे सारे दस्तावेज हैं, तुम खुद जाकर रजिस्टर कर सकती हो, चियाओ ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। तुम बहुत आगे बढ़ रहे हो, वो चिल्लाई। मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। वैसे भी कल सुबह मेरी ड्यूटी है, इसलिए मैं अब जा रहा हूं, उसने दूर जाते हुए कहा। कार में युआन अजीब तरह से बैठी थी, जबकि जू टैंग की ओर मुड़ा। टैंग, मैंने तुमसे अपना पासपोर्ट लाने को कहा था, क्या तुम लाए हो? उसने पूछा। टैंग ने उसे थमा दिया, लेकिन युआन इस डर से कि जू उसके बच्चे के बारे में कुछ पता न लगा ले, उसे छीनने की कोशिश करने लगी। जू ने हाथ ऊपर कर लिया और उसके प्रयास से बच गया। जैसे ही उसने पासपोर्ट पर नज़र डाली, उसने गौर किया कि टैंग का ब्लड टाइप वही था जो उसका था। युआन चिल्लाई, मिस्टर हंगफू, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने जा रही हूं। तुम इसे अकेले तय नहीं कर सकती, उसने पलटवार किया। टैन ने मासूमियत से ऊपर देखते हुए पूछा, मम्मी, आप इसे रद्द क्यों करना चाहती हैं? युआन ने झूठी मुस्कान दी। क्योंकि मम्मी बिजी है और तुम्हारे साथ नहीं चल सकती, उसने समझाया। लेकिन मैं अकेला जा सकता हूँ, और वैसे भी अंकल मेरे साथ होंगे, टैन ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। ये बच्चा जानता भी नहीं कि वो अपने पिता का पक्ष ले रहा है, युआन ने हताशा में सोचा। मैं मैनेजर से तुम्हारी छुट्टियों को मंजूरी देने के लिए कह सकता हूँ, जू ने युआन से कहा। मुझे आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है, उसने सख्ती से जवाब दिया। जब वे पहुँचे तो युआन ने टैंग को आगे भेज दिया और जू से निपटने के लिए पीछे रुक गई। अब मुझे मेरी कार की चाबी वापस दो, उसने मांग की। जू ने उसे वापस दे दी, लेकिन अगले ही पल उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे कार से सटा दिया। उसका चश्मा उतारते हुए उसने पूछा, वह मेरा बेटा है ना? अगर आपको बेटा चाहिए भी तो आप बस किसी और के बच्चे पर अपना हक नहीं जता सकते, उसने पलट कर जवाब दिया। उसका जन्म का महीना अगस्त है, जिसका माइंडसेट है कि तुम पिछले साल नवंबर में गर्भवती हुई थी, और उसका ब्लड टाइप मुझसे मेल खाता है, जू ने समझाया। इस दुनिया में कई बच्चे अगस्त में पैदा होते हैं और किसी का भी ब्लड टाइप एक जैसा हो सकता है, उसने तर्क दिया। उस सुबह तुम क्यों चली गई थी? उसने सीधे पूछा। युआन ने पीछे हटने की कोशिश की। मिस्टर हुआंगफू, कृपया तमीज़ से पेश आएं। मैं आपसे पहले कभी नहीं मिली और मेरे बेटे का आपसे कोई लेना देना नहीं है, वह चिल्लाई। उसने उसे धक्का दिया और भागने लगी, लेकिन इससे पहले कि वह दूर जा पाती, उसने उसका हाथ पकड़ लिया, जिससे वह चौंक गई। फिर उसने उसे किस किया, जिससे उसकी आंखें सदमे में फैल गईं। उसकी पकड़ मजबूत हो गई और किस गहरी होती है। एक पल के लिए वह सब कुछ भूल गई और उसने भी उसे किस किया। उसका किस उत्सुक और जोरदार था, फिर भी थोड़ा अजीब, बिल्कुल उनकी पहली किस की तरह।
ये एहसास होते ही कि वह क्या कर रही है, युअन ने उसे पीछे धकेला। तुम बेशरम हो, अब यहां से जाओ, वह चिल्लाई। जू उसकी लगातार नानुकुर पर झुंझला गया। वह करीब झुका और उसकी गर्दन पर धीरे से काट लिया, अपना निशान छोड़ते हुए। तुम कुत्ते हो या क्या, वह गुस्से में चिल्लाई। मुस्कुराते हुए वह जाने के लिए मुड़ा। तो फिर कल मिलते हैं, उसने कहा। तुम मुझसे क्या चाहते हो, उसने सवाल किया। तुम्हें परस्यू करना, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। लेकिन मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है, वह वापस चिल्लाई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे है, उसने दृढ़ता से कहा और उसे पीछे छोड़कर चला गया। बाद में जब युअन घर लौटी तो उसने देखा कि टैंग पहले ही सो चुका है। उसके बगल में बैठते हुए उसने उसकी ड्राइंग बुक निकाली। उसे खोलते ही वह एक पिता और बेटे की ड्राइंग देखकर हैरान रह गई। बेटा साफ तौर पर टैंग था,